हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विलियन वाले चैप्टर में हमने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। इसके बाद में अपन ने 3 विलियनों की परिभाषाएं, समप्राश्री विलियन, अल्पप्राश्री विलियन और अतिप्राश्री विलियन, उन्हीं के ऊपर एक न्यूमेरिकल है कि 4% यूरिया विलियन एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलियन का समप्राश्री है। यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। 4% यूरिया का भार है 4 और यौगिक ए के 12% विलियन का समप्राश्री है। प्राशन वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें देखिए, यूरिया फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये हो गया हमारे 4 ग्राम, 4%। माना यूरिया का प्रासरण दाब बराबर है पाई यूरिया, और माना यौगिक ए का प्रासरण दाब ये है पाई। दोनों आपस में कैसे हैं? समप्राश्री। अब विलियन है, प्रतिशत दिया हुआ है, तो माना आयतन ये है बराबर 100 मिलीलीटर। क्लियर? अब जो यौगिक ए है ये कितना दिया हुआ है? 12%। यौगिक ए 12% है। यौगिक ए का भार बराबर ये कर देंगे अपन 12 ग्राम। ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है। क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई वी बराबर NRT, ये फॉर्मूला। अब इसमें अपने अगला फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो पाई बराबर NRT अपॉन वी, और n के स्थान पे मैं लिख सकता हूं W अपॉन n। क्लियर? यानी पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार। इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करेंगे अब, क्योंकि दोनों विलियन समप्राश्री हैं। और जो यूरिया है, यूरिया का अणुभार ये 60 हो जाएगा अगर हम निकालेंगे तो। 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और 1 क्या है? कार्बन। इनके परमाणु भारों को आपस में जोड़ देना। वो सॉरी, परमाणु भार नहीं, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार बोल दो चाहे द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक कभी नहीं लेंगे। या तो परमाणु भार बोल दो या फिर द्रव्यमान संख्या, इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारे 60। अब हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है इसमें? यौगिक ए का अणुभार जो हमें ज्ञात करना है। यौगिक ए का अणुभार ये हमें ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों विलियन समप्राश्री हैं। ये अपन ने लिख दिया। समप्राश्री का मतलब दोनों की सांद्रता समान, तो पाई वी यूरिया बराबर पाई ए हो गए दोनों समप्राश्री। अब दोनों के लिए ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो इधर तो आ जाएगा यूरिया के लिए W/m RT/V बराबर
ए के लिए भी यही फॉर्मूला, W/m RT/V। अब देखिए तापमान जो भी है वो फिक्स है, R का मान फिक्स है, W ये यूरिया के लिए, यूरिया के लिए इसका भार कितना है, ये रहा 4 ग्राम, तो इसके स्थान पे लिख देंगे 4 इंटू RT को ऐसे कैसे रहने दो अपॉन यूरिया का जो अणुभार है ये कितना है 60 इंटू आयतन हमने कितना माना है, प्रतिशत दिया हुआ है तो 100 मान लिया, ठीक है। ऐसा इधर W A का भार कितना दिया हुआ है 12 ग्राम, 12 बटा m हमें ज्ञात करना है, ये A के लिए है, और RT इंटू 100। क्लियर यहां तक। अब यहां पे देखिए किससे कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो इधर भी 100 और इधर भी 100 कैंसिल, इधर RT और इधर भी RT कैंसिल हो चुके। अब क्या बच रहा है, इधर तो बच रहा है 4/60 और इधर बच रहा है 12/m। इसको कर लेंगे आपस में वज्र गुणा, तो ये 4 इंटू m बराबर 12 इंटू 60, तो देखिए m बराबर ये हो जाएगा 12 इंटू 60 अपॉन 4, ठीक है। अब 4 से 12 कैंसिल हो रहे, 4 3 12, 3 और 6 3 18, कितना आ रहा है 180 ग्राम। m का मतलब क्या है अणुभार, और किसका यौगिक A का जो अपन निकाल रहे हैं कितना आया 180, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यौगिक A का अणुभार कितना होगा 180। यह सबसे सरल तरीका है इसको करने का, जो बुक्स में दिया हुआ वो थोड़ा जटिल तरीका है। अब अगर हमसे ये पूछ ले कि यौगिक का नाम भी बताइए, तो 180 ग्राम जो अणुभार है ये होता है ग्लूकोज का, C6H12 और 6 निकाल के देख लेना, टोटल अणुभार आएगा इसका 180। तो ये तो हो गया यौगिक का अणुभार, ये हो गया यौगिक का अणुसूत्र, और यौगिक का नाम पूछे आगे तो हम क्या लिख देंगे ग्लूकोज। क्लियर, देख लीजिए एक बार फिर से। क्लियर, अगला टॉपिक देखिए असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान, असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान। असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान यानी वह मोलर द्रव्यमान जो सामान्य से या तो कम आएगा या फिर अधिक आएगा, या तो कम होगा या फिर अधिक होगा, उसको हम बोलते हैं असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान। मान लीजिए कोई भी यौगिक है, जैसे एसिडिक अम्ल है CH3COOH, इसका अणुभार होता है 60 ग्राम, ठीक है। अब इसका अणुभार या तो हमें प्राप्त हो जाए 30 या फिर इससे अधिक आ जाए, मान लीजिए आ गए 120, तो इसका सामान्य तो कितना है जो पहले था 60 ग्राम वो है, और इससे या तो कम हो जाए या फिर अधिक हो जाए।
जिसको हम बोलेंगे असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान। परिभाषा क्या होगी? जब किसी यौगिक का आणविक मोलर द्रव्यमान उसके सामान्य द्रव्यमान से या तो कम प्राप्त हो या फिर अधिक प्राप्त हो तो उसे असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ये असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान है, ये किस प्रकार से होता है? या तो यौगिक का होता है आयनन, जिसको हम वियोजन भी बोल सकते हैं, एक तो इस प्रकार से होता है, और या फिर यौगिक में कणों का हो जाता है संगुणन। आयनन का मतलब तो होता है टूटना और संगुणन का मतलब कणों का आपस में जुड़ जाना। क्लियर? ये दो प्रकार से होगा। अब देखिए पहले मैं बता रहा हूं आयनन होता क्या है। जब कोई यौगिक किसी विलायक के अंदर विलय होगी, मान लीजिए यह पातन है और इसके अंदर हमने जल ले रखा है, अब इसमें यौगिक डाल दिया NaCl, तो जल के अंदर जो नमक है वो टूटेगा किसमें? Na+ और Cl-, आयनों में टूट जाएगा। Na+ ये एक था और यहाँ पे ये 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, कितने हो गए? 2 या नहीं? तो जब कोई यौगिक किसी विलायक में विलय होकर आयनों में विभाजित हो जाता है तो इसे आयनन या वियोजन कहा जाता है। अब जो यौगिक का आयनन या वियोजन होगा उसके लिए देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे ये है NaCl, अब ये टूटेगा तो Na+ और +Cl-। जैसे कैल्शियम क्लोराइड किसमें टूटेगा? कैल्शियम Ca+2 और +Cl-, संतुलित करेंगे तो कितने Cl हो जाएंगे? 2 Cl। तो इधर यहाँ इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल, इधर देखिए ये 1 और ये 1, कितने बन गए? 2 आयन। इधर ये 1 और ये 2, कितने बन गए टोटल? 3 आयन बन गए। यानी आयनों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट को देख लीजिए, Al2SO4 का होल थ्राइस किस में टूटेगा? ये Al+3 और +SO4-2। अब इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, इधर सल्फेट आयन कितने हैं? 3। टोटल इधर इससे पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है? 1 मोल। लेकिन यहाँ पे ये है 2 और इधर ये कितना है? 3। टोटल कितने हो गए? 5। आयनों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी? वृद्धि। इसी को हम क्या बोलेंगे? आयनन। यानी जब कोई भी यौगिक अगर विलायक के अंदर विलय होके आयनों में टूट जाए, कणों की संख्या बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं आयनन या वियोजन। अब एक बात और ध्यान में रखना, जब भी किसी यौगिक का आयनन या वियोजन होता है तो जो प्रेक्षित मान है यह अधिक होता है। कौन से मान से? सैद्धांतिक मान से। एक तो होता है प्रैक्टिकली निकाला हुआ मान, एक होता है थ्योरेटिकली निकाला हुआ मान। तो जो प्रेक्षित मान है, हमेशा याद रखना, अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो प्रेक्षित मान हमेशा सैद्धांतिक मान से अधिक होगा। यह तो हो गया है आयनन या वियोजन। अब अगला टॉपिक है इसमें संगुणन। संगुणन का मतलब आपस में जुड़ जाना। अब जुड़ेगा कोई भी यौगिक का कण आपस में जुड़ेंगे तो कणों की संख्या में वृद्धि होगी या कमी? कमी होगी। आपस में जुड़ेंगे तो कणों की संख्या में कमी होगी। अब देखिए संगुणन की डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी यौगिक को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके कण आपस में जुड़कर बड़े कणों का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण कणों की संख्या में कमी हो जाती है। यह प्रक्रिया संगुणन कहलाती है। क्लियर? अब जो वियोजन था उसमें क्या हो रहा था? प्रेक्षित मान सैद्धांतिक से अधिक था। इसमें उल्टा होगा, प्रेक्षित मान सैद्धांतिक से कम हो जाएगा। कहने का मतलब सैद्धांतिक अधिक होगा और प्रेक्षित कम होगा। ये याद रखना, जो वियोजन है उसमें तो प्रेक्षित अधिक होगा।
और संगुणन है, इसमें प्रेक्षित मान सैद्धांतिक से कम होगा। ये याद रखना। देखिए कैसे एक क्वेश्चन से बताते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH या फिर ले ले बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो इसका अणुभार दुगुना प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल को ले लो चाहे बेंजोइक अम्ल को, यहां पे मैं एसिटिक अम्ल के लिए बता रहा हूं। और विलायक कौन होगा? बेंजीन। यानी एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलेंगे तो अणुभार दुगना प्राप्त होगा। एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है देखिए, CH3COOH। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। क्लियर? अब देखिए कार्बन 2, एक कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। तो ये तो हो गया 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 32। कितना हो जाएगा? 60 आ गया क्या? 24 और 4 28, 28 और 32 योग करके देखिए। योग तो खुद को करना पड़ेगा। योग करके देखो, योग तो आना चाहिए खुद को। 4 और 4 8 और 2 10। छोटी क्लास की तरफ हटाना पड़ेगा। बिंदु कितना बचा? 1 3 2 5 और 1 6। कितना हो जाएगा? 60। यानी ये आ रहा है 60 ग्राम। अब इसमें बताया गया कि दुगना प्राप्त होता है, तो दुगना कितना होगा? 120। क्या कारण है? क्वेश्चन आएगा। इसी क्वेश्चन को यूं भी दिया जा सकता है कि एसिटिक अम्ल का नाम लिखे अणुभार 60 होता है, परंतु बेंजीन विलायक में घोलने पर 120 प्राप्त होता है। क्यों? देखिए एसिटिक अम्ल की संरचना बनाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O और ये यहां H हो गया CH3COOH। दूसरा एसिटिक अम्ल इधर ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर O और ये H। क्लियर? इसी को उल्टा करके बनाया हुआ। अब देखिए एसिटिक अम्ल जब बेंजीन के अंदर उपस्थित होता है तो इसके दो दो अणु आपस में मिलते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, दो अणु मिल गए और इनके मध्य ऐसे बंध बन जाता है। देखिए हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, बीच में हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। बंध कौन सा हुआ ये? इस बंध को कौन सा बंध बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध बोलते हैं या नहीं? यह है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। यानी एसिटिक अम्ल को जब बेंजीन में घोला जाता है तो इसके दो अणु आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं। अब दो अणु आपस में जुड़ रहे हैं, एक का अणुभार होता है 60, तो दो का कितना हो जाएगा? 120। ठीक है? एसिटिक अम्ल को जब बेंजीन में घोला जाता है तो इसके दो अणु आपस में जुड़कर
इस संरचना को बताएंगे चक्रीय द्विलक। चक्रीय द्विलक, देखिए यह संरचना एक चक्रीय बन रही है चक्कर के रूप में। द्विलक का मतलब दो अणु आपस में जुड़ रहे हैं। जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोला जाता है तो इसके दो अणु आपस में जुड़कर एक चक्रीय द्विलक संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण इसका अणुभार दुगुना प्राप्त होता है। दो अणु जुड़ रहे हैं, एक का 60 है तो दो का कितना हो जाएगा 120। क्लियर यहां तक? दोबारा से इसको देख लीजिए एक बार। क्लियर है? तब इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है वान हाफ गुणांक। वान हाफ गुणांक, सिंबल होता है इसका आइट। वान हाफ नामक एक वैज्ञानिक था जिसने यह गुणांक दिया था, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है वान हाफ गुणांक। अब देखिए किस काम में आता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान। तो इस असामान्य आणविक मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक वान हाफ ने एक गुणांक का प्रतिपादन किया और उस गुणांक को बोला जाता है वान हाफ गुणांक। क्लियर यहां तक? अब इस वान हाफ गुणांक की सहायता से हम अणुसंख्यक गुणधर्मों को भी प्रदर्शित करेंगे। जब भी किसी यौगिक का आयनन या वियोजन होता है तो आयनन या वियोजन के लिए वान हाफ गुणांक काम में लिया जाता है। आयनन का मतलब कणों का आपस में टूटना और संगुणन का मतलब कणों का आपस में जुड़ जाना। तो देखिए जो वान हाफ गुणांक है इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, अणुसंख्यक गुणधर्मों के रूप में। सीधा मैं इसका सिंबल लिख रहा हूं आइटा। आइटा का मतलब वान हाफ गुणांक बराबर अणुसंख्य, ये एक फॉर्मूला याद रखना, गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्य गुणधर्म का सैद्धांतिक, यह फॉर्मूला याद रखना। ऊपर तो कौन होगा प्रेक्षित मान और नीचे होगा सैद्धांतिक मान। या इसको सीधा लिखना चाहेंगे तो आइटा बराबर ये भी बोल सकते हैं प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। अब देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म ले रहे हैं। पहला था वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन। तो वाष्पदाब में जो अपेक्षित अवनमन था उसको हम प्रदर्शित कर रहे थे राउल्ट के नियम के अनुसार। देखा था हमने पीबी डॉट माइनस पी एस अपॉन पीबी डॉट, कुछ याद है? इसका हो जाएगा प्रेक्षित, ये तो हो गया प्रेक्षित इतना, बटा पीबी डॉट माइनस पी एस अपॉन पीबी डॉट, ये हो जाएगा सैद्धांतिक। या लिख देंगे सैद्धांतिक मान। ठीक है। अब इससे अगला अणुसंख्यक गुणधर्म था क्वथनांक वाला, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन के अंदर क्या आ रहा था? क्वथनांक उन्नयन में हमारा था कि डेल्टा जो टीबी है ये केबी इंटू मोलल था, स्मॉल है, यही आ रहा था।
यही तो था हमारे। अब हम यहां पे इधर वाले पक्ष को ले रहे हैं, तो इसमें भी इधर वाले पक्ष को ले लेंगे, यानी क्या लिख देंगे, डेल्टा टीबी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा टीबी सैद्धांतिक। क्लियर। अगला अणुसंख्यक गुणधर्म, इससे अगला कौन सा था, हिमांक अवनमन। तो आईटा बराबर डेल्टा टी एफ प्रेक्षित और डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक। फिर इससे आगे प्राशन दाब वाला, तो आईटा बराबर प्राशन दाब को पाई से प्रदर्शित किया था, पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। ये सैद्धांतिक और प्रेक्षित थोड़ा नीचे लिखेंगे इसके बेस में। क्लियर यहां तक। अब देखिए, अगर इस आईटा को मोल संख्या से प्रदर्शित करें तो ऊपर तो वही प्रेक्षित मान, मोल संख्या का प्रेक्षित मान अपॉन मोल संख्या का सैद्धांतिक मान। सभी फॉर्मूले अणुसंख्यक गुणधर्म के हैं, यहां मोल से ले लिया। इसी फॉर्मूले को अपन यूं भी लिख सकते हैं कि आईटा बराबर एन प्रेक्षित अपॉन एन सैद्धांतिक। लिख सकते हैं या नहीं। एन का मतलब क्या है, मोल संख्या। अब जो मोल संख्या है वो देखिए आगे, यानी एन बराबर पदार्थ का भार अपॉन अणुभार। पदार्थ का भार डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, एम। अगर यहां से भार को फिक्स करके भार को हटा दें तो मोल संख्या व्युत्क्रमांकी हो जाएगी किसके, अणुभार की। तो एन के स्थान पे हम 1/m लिख सकते हैं। तो देखिए आईटा बराबर 1/m, ये तो हो गया प्रेक्षित बटा 1/m, ये हो जाएगा सैद्धांतिक। देखिए कितने फॉर्मूले बता दिए। अब जो नीचे है वो तो चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो देखिए अगर अणुसंख्यक गुणधर्म हो या मोल संख्या हो, सभी में प्रेक्षित मान कहाँ आ रहा है, ऊपर। लेकिन अगर अणुभार आ जाए किसी क्वेश्चन में तो प्रेक्षित मान तो कहाँ हो जाएगा, नीचे, और सैद्धांतिक मान कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो देखिए यह फॉर्मूला हो जाएगा आईटा बराबर एम सैद्धांतिक और नीचे हो जाएगा एम प्रेक्षित। ये सभी फॉर्मूले बता देंगे। देख लीजिए एक बार दोबारा से। क्लियर। अब देखिए आगे, याद रखना प्रेक्षित मान हमेशा ऊपर और सैद्धांतिक मान नीचे, परंतु अणुभार में सैद्धांतिक हो जाएगा ऊपर और प्रेक्षित हो जाएगा नीचे, क्योंकि अणुभार है यह मोल संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता। क्लियर। अब देखिए अगर किसी विलायक के अंदर विलय के कणों का संगुणन या फिर वियोजन हो रहा है तो अणुसंख्यक गुणधर्म किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो पहला ले रहा हूं अणुसंख्यक गुणधर्मों में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी आयनन हुआ या फिर संगुणन हुआ और इसको हम वान-ठाप गुणांक के साथ
अणुसंख्यक गुणधर्म के साथ जोड़ रहे हैं तो इनको किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म को। तो देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला था पीबी डॉट माइनस पी एस अपॉन पीबी डॉट बराबर एक्स ए। एक्स ए का मतलब क्या है, विलेय की मोल भिन्न। बताया था कि जब किसी अवाष्यशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक के अंदर घोला जाता है तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही किया था हमने। अब हमने सीधा लिख दिया एक्स ए, वहां पे लिखा था स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब इसको 1/2 गुणांक ऐड कर रहे हैं तो इसमें जोड़ देंगे आई। बस दूसरा क्या था, क्वथनांक ओनियन, और क्वथनांक ओनियन का हमारा फॉर्मूला था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, इसी के साथ में ऊपर आ रहा था विलेय का भार, या लिखना चाहो तो मोललता से प्रदर्शित कर दो स्मॉल एम। अब 1/2 गुणांक ऐड कर रहे हैं तो इसमें पहले क्या आ जाएगा आइटा। एम का क्या मतलब है मोललता, तो एम के स्थान पे मोललता वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला था हिमांक अवनमन, यानी डेल्टा टी एफ बराबर ये था के एफ इंटू स्मॉल एम। तो इससे पहले क्या जोड़ देंगे 1/2 गुणांक। तो संगुणन 1/2 गुणांक किसको प्रदर्शित करता है, संगुणन या फिर वियोजन को, और इसको अणुसंख्यक गुण धर्मों के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। आगे था हमारे प्राशन दाब। प्राशन दाब का फॉर्मूला क्या था, पाई वी बराबर एन आर टी, यही आ रहा पाई वी बराबर एन आर टी। तो इसमें ऐड किसको कर देंगे आइटा, या अगर एक तरफ पाई रखें तो देखिए पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी, और पाई बराबर एन का मतलब W अपॉन एम आर टी अपॉन वी, तो इसमें भी क्या ऐड कर देंगे आइट। एक ही बात है। तो अगर किसी विलायक में विलेय कणों का वियोजन या संगुणन होता है तो अणुसंख्यक गुण धर्मों को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमारे को 1/2 गुणांक का मान दिया हुआ है और हमसे बाकी सब इकाइयां देके प्राशन दाब निकलवा रहा है, तो आइटा का मान रखे हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। देख लीजिए एक बार, शायद हो गया होगा क्लियर। आगे देखिए आप 3 स्थितियां हैं कि आइटा का मान 1 तो कब होगा, और आइटा का मान 1 से अधिक कब होगा, और आइटा का मान 1 से कम कब होगा। 3 स्थितियां हैं। पहली है आइटा बराबर 1। तो आइटा होता क्या है, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। ठीक है, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। तो आइटा का मान 1 कब होगा, यानी आइटा बराबर 1 कब आएगा, जब प्रेक्षित मान जितना है उतना ही क्या है सैद्धांतिक मान। देखिए जैसे 40 में 40 का भाग लगाया कितना आया 1, ठीक है, या फिर 25 में 25 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा 1। तो आइटा का मान 1 कब होगा, आइटा बराबर 1 कब होगा, जब प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान दोनों आपस में बराबर होंगे। और प्रेक्षित मान व सैद्धांतिक मान आपस में बराबर हो गए तो विलेय कणों का न तो संगुणन होगा और न ही वियोजन, यानी न तो वो टूटेंगे और न ही आपस में जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आयनन में तो क्या हो रहा था, आयनन में प्रेक्षित मान अधिक था, अभी भी उठा था किससे, सैद्धांतिक मान से। ठीक है, और संगुणन में क्या हो रहा था, प्रेक्षित मान कम
सैद्धांतिक मान से। ठीक है, यही बात हमने पढ़ी थी आयनन और संगुणन। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आईटा का मान 1 करना है तो आयनन में तो प्रेक्षित अधिक होगा, संगुणन में प्रेक्षित कम होगा, और उल्टा बोल सकते हैं कि इसमें प्रेक्षित अधिक और इसमें सैद्धांतिक अधिक, जबकि यहां क्या होगा, दोनों आपस में बराबर, तब आईटा का मान कितना आएगा, 1। कहने का मतलब जब प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान दोनों बराबर होते हैं तब आईटा का मान 1 के बराबर आता है। अर्थात इस स्थिति में विलेय कणों का न तो आयनन होगा और न ही संगुणन होगा। क्लियर, ये तो होगी पहली स्थिति। दूसरी देखिए कि आईटा का मान 1 से अधिक कब प्राप्त होगा। कब होगा, जब ऊपर वाला मान तो अधिक हो और नीचे वाला कम, तभी अधिक प्राप्त होगा। भाग दे के देखेंगे तो ऊपर वाला अधिक होगा और नीचे वाला कम होगा, तभी मान 1 से अधिक आएगा। ऊपर वाला कौन है, प्रेक्षित मान, और नीचे वाला कौन है, सैद्धांतिक मान। अब प्रेक्षित मान अधिक किस में होगा, आयनन में। क्लियर, देखिए कि जब प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से अधिक होता है तब आईटा का मान यानी 1/2 गुणांक का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, आयनन या संगुणन। प्रेक्षित मान अधिक होता है तो अधिक प्रेक्षित मान किस में होता है, आयनन में। दोबारा सुन लीजिए कि जब प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से अधिक होता है तब आईटा का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। अर्थात इस स्थिति में विलेय कणों का आयनन होता है। क्लियर। अब तीसरी पोजीशन देखिए क्या है, आईटा का मान 1 से कम। ठीक है, अब 1 से कम कब प्राप्त होगा, जब ऊपर वाला मान तो हो कम और नीचे वाला मान हो अधिक। यही होगा, ऊपर वाला कौन सा है, प्रेक्षित मान, और नीचे वाला कौन सा है, सैद्धांतिक मान। कहने का मतलब यह है कि जब प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से कम हो तब आईटा का मान 1 से कम प्राप्त होता है। अर्थात इस स्थिति में विलेय कणों का संगुणन होगा। आगे बात समझ में। तो अगर आईटा का मान ये है, अधिक है 1 से, तो यहां तो होगा आयनन, और 1 से कम है तो यहां पे होगा संगुणन। ये दो स्थितियां हमें अलग अलग प्राप्त होंगी। क्लियर है 1/2 गुणन। थैंक यू, आज की क्लास यहां तक।